बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आपको बताते चले कि आज का खिताब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उन्होंने आइंदा का लाएअमल इससे पर्दा उठाया और बल्कि इससे पहले भी वो बार बार ये बात करते आए, लेकिन इस चीज़ से ये वाज़े हुआ जिन्होंने गुफ्तगू की जो खिताब में वो ये कहते हैं कि लेफ़्ट राइट लोगों से बात हो जाएगी, कबायली लोगों से बात हो जाएगी, जो पाकिस्तान की बका के हवाले से ज़रूरी है या वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनसे बात हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, चोरी किया, उन किरदारों से और सियासतदानों से बात नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो ये कोशिश में हैं कि इमरान खान साहब से बात की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए और फिर रास्ता जब निकल आएगा तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी मंजिल को हासिल करें। और वो मंजिल क्या है कि अपने ऊपर जितने भी केसेस हैं इनको ख़त्म करवा सकें और फिर जब केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उन्हें एक सांस आएगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसे किरदार अदा करना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, राय साहब आपने मेरा इंट्रो सुन लिया कि आज इमरान खान साहब ने क्या कहा और किरदार जिनका वो जिक्र करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, उनसे किसी सूरत भी बातचीत नहीं होगी, उनसे समझौता नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि यही लाइन ऑफ एक्शन है पिछले कई सालों से इमरान खान साहब का। आज उन्होंने ये बात दोबारा कही है। इससे क्या आपको लगता है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कोशिश कर रही हैं इमरान खान को से बात करने की और पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? जी देखें हाशमी साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकता जिन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की, लोगों के पैसे लूटे, इस मुल्क से अरबों खरबों रुपए लूट कर अपने शाही महलात बनाए, अपने बहुत बड़े बड़े महल नुमा बंगले बनाए, और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस किस्म की माशी मुश्किलात का सामना है उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो इन लोगों ने ख़ुद करप्शन की, फिर इस करप्शन को फैलाने के लिए और इस करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन्होंने पूरे निज़ाम को करप्ट किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम को भी करप्ट कर दिया ताकि ये लोग करप्शन करने के बावजूद इस कानूनी निज़ाम की गिरफ्त में ना आएँ। इसी तरह ये जो बड़े बड़े कार्टल्स बने हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़े बड़े सनतकार हैं, इन सब को इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस करप्शन के नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। अब ये सब जो लोग हैं ये इस करप्शन के नेटवर्क के बेनिफिशरी हैं और इसी वजह से ये आप इतनी कोशिश करने के बावजूद, यानी नैब ने भी इतनी एफर्ट की है, इतनी रिकवरीज भी की हैं, FIA भी बड़ा इस वक्त एक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एहतसाब का नारा लगाया था और एहतसाब के नारे पर अमल दरामद करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये हमें जो करप्शन का इतना बड़ा वॉल्यूम नज़र आता है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो दो फैमिलीज हुक्मरान रही हैं, यानी एक तो शरीफ फैमिली और उसके बाद हमें यह भी मालूम है कि किस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद आसिफ अली जरदारी इस मुल्क पर मुसल्लत हो गए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में जो इन्होंने इस पूरे निज़ाम को करप्ट किया है, इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जंग है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ शरीफ फैमिली की करप्शन का या आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की करप्शन का मामला नहीं है। इन्होंने इस करप्शन को एक निज़ाम की शक्ल दी और अब इस निज़ाम से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर आज बैठ जाएं शहबाज शरीफ के साथ, आज अगर वो बैठ जाएं आसिफ अली जरदारी के साथ और इनके साथ अगर वो बातचीत करना शुरू कर दें तो इसका मतलब तो ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इनकी जो करप्शन है उससे आंखें चुरा ली हैं। इसका मतलब तो ये होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इस किस्म के अनासिर के साथ बैठता है जिनके मुतल्लिक अदालतें ये कह चुकी हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ शवाहिद पेश कर चुके हैं,
जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर उनके साथ बैठ जाएं तो इसका मतलब तो ये होगा कि आप इस करप्ट निज़ाम की हौसला अफजाई करेंगे। बाकी जो करप्ट अनासर हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि अगर आप करप्शन करें, बड़े लेवल की करप्शन करें, शहबाज शरीफ के लेवल की करप्शन करें, मियां नवाज शरीफ के लेवल का डाका मारें, आसिफ अली जरदारी के लेवल की करप्शन करें, तो उस पर आपको ये निज़ाम हाथ भी नहीं लगा सकता। आपको अदालतों से रिलीफ भी मिल जाएगा। हमने देखा शहबाज शरीफ को किस तरह से मखसूस हालात में लाहौर की ही एक अदालत ने एक ही दिन के अंदर उनकी दरख्वास्त फिक्स की हीरिंग के लिए। उसके बाद उसी दिन उसके ऊपर एतराज़ात दूर किए गए और उसी दिन शहबाज शरीफ को इजाज़त दे दी गई कि ठीक है आप लंदन रवाना हो जाएं। और शहबाज शरीफ ने लंदन रवानगी के लिए एक दिन पहले टिकट भी अपने बुक करवा लिए थे। तो इससे तो ये लगता है कि वो पूरा मैच पहले से फिक्स था। शहबाज शरीफ को पता था कि उनके हक में फ़ैसला आएगा और उस फैसले के तहत उनको लंदन जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की करप्शन से और इस किस्म के करप्ट निज़ाम से आप समझौता करेंगे तो फिर बाकी सबको ये मैसेज जाएगा कि आपने कुछ छोटे मोटे लेवल की करप्शन नहीं करनी, क्योंकि जब आप छोटे लेवल की करप्शन करते हैं, अगर आप हज़ारों रुपए की या लाखों रुपए की या इवन करोड़ों रुपए की करप्शन भी करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अरबों खरबों रुपए की करप्शन करें और एक निज़ाम का हिस्सा बन जाएं तो फिर आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। कानून आपके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाएगा, अदालतें आपके सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाएंगी, अदालतों से भी आपको रिलीफ मिलेगा और एक प्राइम मिनिस्टर आपके साथ बैठ जाएगा, मुख्तलिफ मामलात पर आपके साथ मशावरत करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर शहबाज शरीफ के साथ बैठते हैं, अगर आसिफ अली जरदारी के साथ बैठते हैं, तो फिर तो उनका जो अपना वोटर है तहरीक इंसाफ का, जिसने उन्हें वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो भी उनसे नाराज़ हो जाएगा कि हमने तो आपको इन्हीं के ख़िलाफ़, जिनके मुतल्लिक आप ये कहते थे कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये लुटेरे हैं, इनकी करप्शन के खात्मे के लिए और इनको कानून के मुताबिक सज़ाएं दिलवाने के लिए वोट दिया था। आज आप इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, आज आप इनके साथ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वादे से और अपना जो आपने कमिटमेंट की थी उससे पीछे हट गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन है और जो अपोजिशन के करीबी हल्के हैं वो जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस किस्म के स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करते हैं और इसको मिलाते हैं कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो फिर इस अपोजिशन के साथ क्यों नहीं हो सकते। यानी ये एक इंटायरली डिफरेंट मामला है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ रियासत के क्या मामलात हैं, वो किस किस्म के हसास मामलात हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उसके ऊपर बहस हो सकती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आ सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के इन फैसलों से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जो आरा है वो बदनीयती पर मबनी नहीं है, वो अपनी जानिब से कुछ मस्बत तजावीज़ भी दे रहे हैं। बहुत से हल्के ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इन फैसलों को दुरुस्त करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी जो हमने जंग लड़ी है उसमें हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी हुआ। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हमने लड़ी अमेरिका के कहने पर, जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान लेकर आए थे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब अगर एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हथियार डालना चाहते हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई इक्का दुक्का वाक़यात, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इक्का दुक्का दहशतगर्दी के वाक़यात अब भी करने में कामयाब हो रही थी और अब भी उसमें इतनी सकत थी अभी भी थोड़ी बहुत कि वो कोई 2-3 महीने के बाद इक्का दुक्का कोई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात कर दे। तो अगर ये रियासत का फ़ैसला है कि ये जो 1-2 वाक़यात हैं इनको भी रोका जाए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर मुज़ाकरात करना चाहती है सीज़ फायर करने के बाद, तो इसमें ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन यह है कि ये ऑप्शन ठीक है, ये एक दुरुस्त ऑप्शन है। लेकिन इसको कंपेयर किया जाता है
कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहते, आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठना चाहते। वो इस वजह से नहीं बैठना चाहते कि जो कुछ आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने किया, यानी जो शरीफ फैमिली ने किया, इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने, उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि उनकी अपनी करप्शन का जो वॉल्यूम है सिर्फ उसकी वजह से पाकिस्तान पसमानदा है और पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं जाती, बल्कि उन्होंने अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे निज़ाम को करप्ट कर दिया। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने में मुश्किल का सामना है। और जब वो बार बार माफियाज़ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जी आप हुकूमत में हैं, अगर आप हुकूमत में हैं तो आप इन माफियाज़ को क्यों नहीं नकेल डालते। तो एक ऐसा माफिया जो कि 40 साल में खड़ा किया गया, जिसको दो बड़ी फैमिलीज़ जो तीन तीन मरतबा इक़्तिदार में रहीं, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस माफिया को मजबूत किया अपने ज़ाती मफादात की खातिर। तो उस माफिया को आप 3 साल के अंदर शिकस्त नहीं दे सकते। बहुत काम किया गया है करप्शन के खात्मे के लिए, करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ऐसी कार्रवाई की गई है जो पिछले 16 साल में नहीं हुई थी, लेकिन इन 3 सालों के दौरान हुई है। लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी भी है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते हैं कि 5 साल नहीं, कम से कम 10 साल तक पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए किसी को हुकूमत मिलनी चाहिए, और उनकी जो अगली नज़र है वो अगले इलेक्शन पर भी है। तो इसका पूरा निचोड़ ये है कि किसी भी सूरत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये वाज़े कर दिया है कि कोई भी आप लॉन्ग मार्च करें, तहरीक अदम एतमाद प्लान करें, पार्लियामेंट से इस्तीफ़े प्लान करें, पूरी अपोजिशन भी इकट्ठी हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट थी पहले दिन से कि इन करप्ट अनासिर को वो NRO नहीं देंगे, वो उस अपनी कमिटमेंट का इआदा कर रहे हैं, दोबारा से बता रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत इनके साथ नहीं बैठूंगा। और ये बहुत जस्टिफाइड है। पूरी दुनिया में जिन लोगों के ऊपर, जिन सियासतदानों के ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात हों, उनके साथ तो जो मुल्कों के सरबराह होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो तो उनके साथ नहीं बैठते, बल्कि उनकी तो माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाती है, उनकी तो सियासत पर पाबंदी लग जाती है, उनकी सियासत तो हमेशा के लिए मर जाती है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का निज़ाम है कि जहां आपके ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, अदालतें आपको सज़ाएं दे चुकी हैं, कानून नाफिज करने वाले आपके खिलाफ शवाहिद पेश कर चुके हैं। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम सिर्फ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर है। शहबाज शरीफ उन सवालात के जवाबात नहीं देते, अपने बेटों पर डाल देते हैं, अपने भांजों भतीजों पर डाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि इनकी सियासत भी जिंदा है, ये पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बड़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, और इस उम्मीद में भी हैं कि अगली मरतबा शायद ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, अगरचे इसके इम्कानात कम ही नज़र आते हैं। तो ये जो पूरा मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार हाईलाइट करते हैं, ये इस करप्ट निज़ाम के मुतल्लिक है, जिसको दो फैमिलीज़ ने मिलकर जानबूझकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत करप्ट किया। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं कि राना शमीम का जो बेटा है वो लंदन में किस किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि जाहिर है कि इससे पहले राना शमीम जब खुद लंदन गए थे, उनके भाई का इंतकाल हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े स्पेशल मिशन पर, बड़े पुरस्कार मिशन पर लंदन चले गए, और उन्होंने 48 घंटे के अंदर, अपने भाई की वफ़ात के बाद 48 घंटे के अंदर ये हलफनामा वहाँ जाकर रिकॉर्ड करवाया। और सबको पता है कि उसका मकसद ये था कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों की जो समाअत हो रही है, उससे पहले इस हलफनामे को सामने लाया जाए, ताकि किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दबाव में लाया जाए। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है, उसमें तो ये भी कह दिया गया है कि ये जो हलफनामा लाया गया था सामने, ये तो बदनीयती पर मबनी नज़र आता है। और राना शमीम की ये जो बात है कि मैंने अखबार को ये हलफनामा लीक नहीं किया था, अखबार को फराहम नहीं किया था, तो ये बात भी कोई ज़्यादा काबिल एतमाद नज़र नहीं आती। और इसी तरह ये भी कहा गया कि राना शमीम और दीगर फ्रीकैन जो अदालत ने सवालात पूछे थे, उन सवालात के जवाबात नहीं दे सके, और आखिरी मौका दिया जा रहा है कानून के तकाजे पूरे करने के लिए राना शमीम को कि वो अपना बयान हल्फी जो है वो जमा कराएं अदालत के अंदर। और इसके साथ साथ जो सवालात पूछे हैं अदालत ने, ख़ास तौर पर जस्टिस आमिर फ़ारूक के मुतल्लिक, कि जस्टिस आमिर फ़ारूक पर किस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, जबकि वो उस वक्त उस बेंच के
हिस्सा भी नहीं थे, जो कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अपीलों की समाअत कर रहा था। तो इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ ये अदालती हुक्मनामा आ गया है तहरीरी, दूसरी जानिब राना शमीम को अपना असल हलफनामा, जिसके मुतल्लिक वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हलफनामा मौजूद है लंदन में एक लॉकर में, मैंने अपने नवासे को दिया था, और तीसरी जानिब उनका बेटा भी लंदन में मौजूद है। तो आप ज़रा बताएं कि क्या मिशन है इस वक्त लंदन में जो राना शमीम का बेटा है, किस किस्म के उसके राब्ते हैं, शरीफ फैमिली के हवाले से क्या सरगर्मियां हैं राना शमीम के साहबजादे की, और क्या वो हलफनामा लेके आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान, और जो नोटरी पब्लिक के दफ्तर से लीक होने वाली बात की गई थी कि शायद ये हलफनामा नोटरी पब्लिक के दफ्तर से लीक हुआ था, तो उस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? राय साहब, ये अहमद हसन राना साहब जब से लंदन आए हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो सर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अहमद हसन राना के आने के बाद ये तासुर ज़रूर मिला मीडिया के अंदर भी और लोगों से भी कि शायद कहीं ना कहीं अहमद हसन राना साहब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आए हैं, कोई पैगाम लेकर आए हैं, या फिर वो एफिडेविट जो लंदन में मौजूद है या जिस तरह इस एफिडेविट को बनाया गया उस हवाले से कोई चीज़ ऐसी है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अहमद हसन राना साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लंदन में आकर भी दिए और वो सोशल मीडिया के ऊपर भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। मेरे साथ भी उन्होंने एक इंटरव्यू किया, तकरीबन कोई 40 मिनट का इंटरव्यू था। और आपको ये बता दूं कि इस इंटरव्यू का एक ऐसा हिस्सा है जो मैंने नशर नहीं किया, वो हिस्सा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने और हमारे सुनने वालों के सामने भी हम रखेंगे कि उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था जो मैंने उसे नशर नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अहमद हसन राना साहब मशहूर होने चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बात दुनिया तक पहुंच सके। उनकी ख्वाहिश है कि वो बात जो करते हैं वो लोग उसे सुने, सेंटर ऑफ अटेंशन है। और मैंने तो खैर उन्हें भी उस दिन भी कहा था कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, पाकिस्तान में भी हम मशहूर हैं, यहाँ भी मशहूर हो जाएंगे तो ऐसा क्या है। क्योंकि जिस बात पे रिएक्शन पे उन्होंने ये बात कही थी वो अहमद हसन राना ने अपने वालिद साहब के एफिडेविट के हवाले से कही। चूँकि वालिद साहब ने अपना जो एफिडेविट था वो पाकिस्तान के अंदर दिया, अखबारात के अंदर लगा, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया और वो ये कहते हैं कि ये लंदन से लीक हुआ होगा। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आप सबूत लेकर आएँ तो हम यहाँ पर नोटरी पब्लिक को के ख़िलाफ़ केस करेंगे अगर सबूत मौजूद होगा। तो ये मौक़िफ़ उनका है। लेकिन ऐसा लगता है कि अहमद हसन राना साहब चूँकि अब इतवार और कल पीर और अब इसको अदालत में पेश करना है, तो या तो फिर वो जो एफिडेविट है वो पाकिस्तान पहुंच गया है या फिर अभी वो नहीं पहुंचा। और दोनों सूरतों के अंदर शायद हालात बदल जाएंगे, तारीख बदल जाएगी और एक इंतहाई लैंडमार्क फ़ैसला हम तवक्को कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर अदालत ने किसी न किसी को फ़िक्स ना किया तो फिर यकीनन अदलिया की बदनामी होती रही है। और फिर ये भी तासुर मुझे भी समझ नहीं आता कि वो लोग जब फ़ैसले सुना देते हैं हमारे जज साहिबान और जब अदालतों से फ़ारिग हो जाते हैं यानी रिटायर्ड हो जाते हैं, तो फिर उन फैसलों के ख़िलाफ़ क्यों बोला जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कानून ज़रूर मौजूद होना चाहिए कि उन फैसलों का, यानी ये उस जज की बात नहीं है बल्कि उस अदालत के फ़ैसलों से मुतल्लिक चीज़ें हैं, तो आप उन फैसलों को किस अंदाज में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये भी कानून वज़ा करना चाहिए। इसके ऊपर भी कुछ न कुछ डायरेक्शंस अदालतों की आनी चाहिए कि उन फैसलों का एहतराम करना बहुत ही ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जो आसमा जहांगीर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये ज़रूर कहा था कि फ़ैसले आते हैं, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं लगते, लेकिन इसका मेयार सेट होना चाहिए। आप जब कहते हैं ना कि तौहीन अदालत हुई है, तो तौहीन अदालत का मतलब ये होता है कि आपको अदालत का फ़ैसला पसंद नहीं आया और आप उसकी शान में कोई अल्फाज ऐसे कह दें या कहें कि फ़ैसला गलत था, फ़ैसला सही नहीं था, मेरिट के से हट के दिया गया, तो इसका भी असूल वज़ा करना बहुत ही ज़रूरी है। अहमद हसन राना साहब की बातों से राय साहब ऐसा लगता है कि वो फंस चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि उन्होंने मुझे एक दो बातें ऐसे कही जिससे ये तासुर मुझे ज़रूर मिला कि यार मैं अब फ्रेश होकर जाऊंगा और फिर केस लड़ूंगा और ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन मैंने अब तक जितने भी अहमद हसन राना के इंटरव्यूज़ देखे अपने इंटरव्यू के बाद भी, तो
मुझे उनके इंटरव्यू से ये तासुर ज़रूर मिला है कि वो बयान अपना बदल देते हैं, पहले कुछ और कहते हैं और फिर उसके बाद उनका रिएक्शन, जो सवालात उनसे पूछे जाएं तो उनका बयान ही बदल जाता है, आर्गूमेंट्स ही बदल जाते हैं। और मेरे सवालात के किसी का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उन्हें कहता रहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि ये ऐसे हुआ। वो कहते हैं कि चलें छोड़ें जी, चीचावती में हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, वहाँ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोई हमें वाज़े जवाब नहीं दिया। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि फंस चुके हैं और मुश्किल है उनके लिए, और वो इस वक्त परेशान भी हैं। मैं आपको बता दूं कि अब अदालत ने ये जो बात कही है, इसके बाद क्या होगा। देखें, ये भी हमें सोचना चाहिए कि वो जज साहिबान या वो बार के लोग या वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इनके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, या फिर अदालतों का किस तरह घेराव किया जाएगा इस फैसले के बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है, क्या इनको छोड़ देगी, तनहा लेकर जाएगी या नहीं लेकर जाएगी, इन तमाम बातों का जवाब जो है वो अहमद हसन राना साहब के पास नहीं है। एंड ही इज़ एक्चुअली बिट कंफ्यूज राइट नाउ। और क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह डील किया जाएगा, अब मेरे हिसाब से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी राय साहब, मुश्किल हो जाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि उनके पास इन तमाम बातों का जवाब था जो मैंने उनसे सवालात पूछे। आई थिंक उन्होंने सब कुछ कह दिया और उन बातों का जवाब नहीं दिया जो हम जो मेरिट पे सवालात थे। और सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ मिलता है। तो आई थिंक ही इज़ इन डीप वाटर्स। व्हेन आई से ही इज़ इन डीप वाटर्स, इसका मतलब ये है कि उनके वालिद साहब के लिए मुश्किल जो है ना, वो वक्त शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया राज साहब। फिर जी हमारा आज का शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।